सो जस्ट टू हाईलाइट, हम लोग देख रहे हैं कि अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट, यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। इसके साथ ही एक और विषय हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं, पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। हम इसको और अपने से संबंधित देशों से अगर कंपेयर करें तो यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह कंपैरिजन केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर है, जबकि हम सबको पता है कि वेदर इट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और वेदर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो पाते हैं कि जैसे कि स्पेन में 504 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, बेल्जियम में करीब 499 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका में उसी तरह से 486 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं और लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में भी अगर हम जाएं और पाते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिको जैसे देश में भी 52.2 केसेस पर लाख रिपोर्ट हो रहे हैं। उस समय पर इंडिया में लॉकडाउन और साथ में कंटेनमेंट्स पर जो हमारे एफर्ट्स रहे हैं उसके कारणवश हम ये पाते हैं कि करीब 10.7 लाख केसेस पर लाख हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ ही अगर हम एक और एनालिसिस डेथ पर भी करें तो जैसे कि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी डेथ रिपोर्ट होना देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है, बट अगर हम देखें तो पाते हैं कि जैसे वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फैटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है, तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फैटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर की हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज एज लो एज 2.87%। हम इसको अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन में देखें तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फैटेलिटी ऑब्जर्व की गई है, तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई हैं आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3 डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ्स पर मिलियन वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं और उसके साथ भी अगर हम इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें
तो देखते हैं कि हमारे यहाँ का रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। आज जब हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम लॉकडाउन 4 की बात करते हैं, तो हमारे लिए क्या फोकस एरियाज है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है, कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है, वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। और उसके साथ ही हमें बिहेवियरल चेंज प्रिवेंशन के लिए लाने की और इसी एफर्ट को कंटिन्यू करने की आज बहुत ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि जब तक कोई और वैक्सीन नहीं आती, तो सोशल वैक्सीन के रूप में फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। साथ ही जब भी हम कभी पब्लिक प्लेसेस में जाएं, तो मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के रूप में हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंट एंड सैनिटेशन, यानी कि जो कि फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेज हैं, उनको हम क्लीन रखें। और इन सब कार्यों को करते हुए हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हमारा जो भी बिहेवियर है, वह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, ताकि हम कोविड से अपने आप को बचा सकें। और इन सब कार्यों को करते हुए इसके साथ ही ज़रूरत है कि जैसे हम सब लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि करीब 50% डेथ केसेस एल्डरली पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुए हैं, और साथ ही करीब 73% केसेस जो डेथ के हैं वह पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम इन सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपने घर में जो एल्डरली हैं, अपने घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन सबको बचाने के लिए ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। और कोई भी, अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की फैसिलिटीज़ को एक्सेस करें। धन्यवाद। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज शुरू से रही है, और अगर आपकी नॉलेज में होगा तो करीब इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट में ही जो उनके प्रोसेसेस हैं, उन्होंने करीब 8000 बेड की प्लानिंग की हुई है, जो कि कोविड डेडिकेटेड है। आई वुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस में कोई किसी टाइप की कोताही रही है, तो उसको स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करके सॉल्व किया जाएगा। हम स्टेट से बात भी करेंगे इसके विषय में। लेकिन अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इससे पहले भी कई बार हमने बताया है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेडेड वे में अपग्रेड करते रहे हैं। तो जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती रही, उसको एंटीसिपेट करते हुए उसी हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते रहे। तो हमारे मैनेजमेंट एफर्ट्स में इन्फेक्शियस डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। और हमारा जो देश का ग्रेडेड एफर्ट्स रहा है, जबकि WHO ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जब उसको जनवरी एंड में डिक्लेयर किया, उससे भी 13 दिन पहले हम लोगों ने एंट्री स्क्रीनिंग देश में शुरू की। उसके साथ ही हमने जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से हम लोग टाइम पर केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आप एक इन्फेक्शियस डिजीज में टाइम पर केस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वह केस सीरियस नहीं बनता, और जब वह केस सीरियस नहीं बनेगा, तो टू दैट एक्सटेंट आपकी फैटेलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वाइल देयर माइट बी अदर हाइपोथेसिस, जैसे कि सर ने बताया है, लेकिन जो मेन हमें समझना पड़ेगा कि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस किया, उससे हमें हेल्प है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि क्या हर केस पर हम जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जिसके लिए एम्स पर हम लोगों ने, जब केसेस की संख्या भी बढ़नी शुरू हुई, उसी समय पर एम्स पर 24/7 एक हम लोगों ने मैकेनिज्म क्रिएट किया। हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर को, मेडिकल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिसको कि टेक्निकल गाइडेंस देते हुए, जिसके थ्रू हम लोग आज मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली फॉलो हो। तो वाइल देयर माइट बी अदर रीजंस, बट वन मेजर फैक्ट एज फार एज एनी इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट इज कंसर्न is early identification and follow-up of protocol. Number 9. Sir, we've just been told that our fatality rate is the lowest, or the number of cases per lakh is the lowest in the world. Now, last week we were told that we have saved about 14 lakh to 29 lakh cases and 73,000 deaths. But all the countries that we are comparing with, their graph was actually a little ahead of us. They were moving ahead of us.
Whereas in our country, there have been several experts, Dr. Paul, Dr. Guleria, all of them have said that June, July are going to be the worst months. So are we declaring victory too soon? Ma'am, we are not at all declaring victory. If you remember, at all point of time, we said we are in a battle. And in a battle of this type, every day is a battle of a new kind. Whatever relative success you get today, you become relaxed tomorrow, you lose that battle totally. So we are not at all talking about feeling solace about this particular figure. All we are trying to tell you is that we are not immune from world, we are not immune from virus. And as I mentioned, you also have to appreciate the point I highlighted today, that when we are showing you relative comparison vis-a-vis what has happened in the world, we are also not even comparing the differential of resources in which India has always operated upon. We are not even comparing and taking into account the fact that how densely populated as a country we are when it comes to management of infectious disease. With those additional constraints at our disposal, when we have started working, so at the highest level, at the Honorable Prime Minister level, decisions were taken at the right moment. When countries went for lockdown at a relatively later stages, India took preemptive steps, we went for lockdown. We started working with community, we started working with every citizen of this country, and we brought them together, and along with them we took this battle. And that is why what we are trying to request to you, we are trying to highlight to you that we have been able to manage it so far, but the battle is not over. It is a battle which is long drawn battle, and this battle will be as successful as the support we get from every citizen of this country. 14. Including the press. Yeah, everyone. सर एक सवाल तो लव अग्रवाल साहब से है इस बात को लेके कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करीब करीब 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है. कोविड आइसोलेशन सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में एसी और एयर कंडीशनर या कूलर के यूज़ को लेके क्या गाइडलाइंस इशू हैं या वर्तमान स्थिति क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा. और दूसरा सवाल भार्गव साहब से इस चीज़ को लेके है कि रीपर्पसिंग ड्रग को लेके कई टेस्ट इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें फेविपिराविर को लेके भी चल रहा है, CSIR के ड्रग हैं, उसमें फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया है. तो किन ड्रग्स को हम ज़्यादा प्रॉमिसिंग मान रहे हैं और उनको लेके ICMR क्या को टच में है इन चीज़ों को लेके, या क्या स्टडी की जा रही है? सर, जैसे आपने कहा है कि गर्मी बढ़ रही है, तो उसके बारे में AC का यूज़ कैसे किया जाए, उससे संबंधित सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी 13 मई को ही एक डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है, और उसमें उन्होंने कुछ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम पर्टिकुलरली AC या कूलर्स को यूज़ करते हैं या फैन को यूज़ करते हैं, तो हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर वह एज फार एज पॉसिबल उसका होना चाहिए, रीसर्कुलेशन ऑफ एयर उसको अवॉइड करना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन एडिक्वेट होना चाहिए, और रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय यूजिंग फैसिलिटी फॉर एग्जॉस्ट फैन उसको प्रमोट करना चाहिए. दूसरा, आपको एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स होते हैं, दे आर ऑल टेम्परेरी बिल्डिंग्स एट टाइम्स ऑल्सो. उन टेम्परेरी बिल्डिंग्स में उससे पहले भी हो सकता है कि वहाँ पर AC इंस्टॉल ना हो. वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट हैविंग एयर कंडीशनर इन ए पर्टिकुलर रिलीफ सेंटर और इन ए क्वारंटाइन सेंटर. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू एंश्योर कि प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो, ताकि पेशेंट्स या जो पैसेंजर्स या जो भी कोई हमारे रिलीफ जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उस जगह पर रह रहे हैं उनको दिक्कत कम से कम. सर, इफ यू सी particularly the case of Maharashtra, as we have already discussed earlier, it is also the density of population which is there in that area. It is again the biggest urban conglomeration in this country. So to that extent, obviously, this is an area where a disease like infectious disease like COVID has much more reason to grow. And we have been in continuous communication with government of Maharashtra. You are aware that they have initiated large number of measures, including upgrading their health infrastructure, focusing of increasing the number of spatial surveillance team in the containment zones, making the containment zone much more stringent, working with community to ensure that in all these containment zones, with community cooperation, they are able to focus primarily on vulnerable population. All these measures, they take their own time to bear some output. They are a process that has been put in motion. It is definitely a difficult area to work with, and state government is trying its best to manage that.